चुनाव की सरगर्मियों के साथ हमारे साथ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। शिंदे जी, सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ी, चुनाव की गर्मी भी बहुत बढ़ गई है और चौथा फेज चल रहा है और हर तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि जय श्री राम पर होगा चुनाव, कोई कह रहा है हिंदुत्व पे चुनाव होगा, कोई कह रहा है कि मुसलमानों के हक पर, माइनॉरिटीज के हक पर चुनाव होगा। आपको ये चुनाव किस मुद्दे का चुनाव लगता है? विकास के मुद्दे का चुनाव लगता है, क्योंकि पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश में जो निर्णय लिए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, हमारे भारत को पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम और सम्मान देने का काम किया है। ये सिर्फ काम की वजह से है और आज इतने बड़े निर्णय आदरणीय मोदी जी ने लिए हैं देश के जनता के लिए। उसमें गरीब है, महिलाएं है, युवा है, किसान है, सभी वर्गों के लिए लिया है। एक बात वो है। दूसरी बात, हमारी सरकार महायुति की 2 साल से काम कर रही है यहाँ पर। आज 2 साल में आप हमारे जो निर्णय देखेंगे तो हर क्षेत्र के लिए कम समय है। 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इस 2 साल में जून में 2 साल हो जाएंगे। जून में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन इस 2 साल में हर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डेवलप हो रहा है कि देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में है। तो इसको तो लोग देखेंगे ना। नहीं, पर लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आज असली शिवसेना कौन सी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना? तो अब सिंबल आपके पास है, सरकार आपने बना ली है। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कहीं ना कहीं आप उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आप क्या समझते हैं असली शिवसेना? पहली बात तो विश्वासघात की बात जब आती है तो 2019 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव हम लड़े थे शिवसेना बीजेपी साथ में, गठबंधन, और लोगों को भी विश्वास था कि गठबंधन की सरकार बनेगी, शिवसेना भाजपा की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लालच में, कुर्सी के लालच में, जब बाला साहब जो नहीं चाहते थे, बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। बाला साहब के स्टेटमेंट कितने हैं, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और उन्हीं के साथ सरकार जब बन गई तो लोगों को बड़ा झटका लग गया। और पहले तो 2019 में उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ विश्वासघात किया, और मित्र पक्ष भारतीय जनता पक्ष के पीठ में भी खंजीर खोपने का काम उद्धव जी ने किया। इसका मतलब लोग जानते हैं कि 2019 में ही ये धोखा हुआ है। हमने तो 2022 में इसको दुरुस्त किया है। जो लोग चाहते थे कि सरकार गठबंधन की बने, क्योंकि गठबंधन को चुनाव में वोट दिए थे, बाला साहब ठाकरे जी, मोदी जी को सामने रखते हुए उनकी फोटो लगा के सभी ने, बीजेपी के विधायक हो या शिवसेना के विधायक हो, उन्होंने ऐसा चुनाव प्रचार किया था। और इसीलिए जो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को त्याग दिया है वो, और उनके विचार छोड़ने वाले असली कैसे हो सकते हैं? तो उस समय आपने कोशिश की थी अपनी बात उद्धव ठाकरे जी को बताने की? बिल्कुल बात हुई थी, बिल्कुल आमने सामने बात हुई थी। ये हमारे विधायक भी नहीं चाहते थे, ये हमारी आइडियोलॉजी है नहीं है, हमारी विचारधारा अलग अलग है। शिवसेना भाजपा की विचारधारा एक है, वो जो नेचुरल अलायंस है, जो बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी आडवाणी जी, ये प्रमोद महाजन मुंडे जी, इनकी उस वक्त जो अलायंस हो गई, तो ये अलायंस के मुताबिक सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन तो उद्धव ठाकरे ने उस समय आपको क्या कहा? उन्होंने कहा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा नहीं। बिल्कुल उनके साथ उन्होंने मुझे कहा था 2.5 साल मुझे देंगे, तो मैं बोला, मैंने कहा कि बात तो करनी चाहिए। बोले नहीं, बात करनी नहीं, अभी उनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं, अभी 2.5 साल अगर देना है तो पहले 2.5 साल दो, हमको उन पे भरोसा नहीं है। मतलब उनको देवेंद्र जी ने 50 फोन किए, अगर आपको 2.5 साल चाहिए तो बात करनी चाहिए, हवा में थोड़े 2.5 साल मिलते हैं। हमने पूरी भरसक कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर भी आप 3 साल तक चुप उन्होंने रहे। पूरा मन बनाया था, पूरा उनका प्लानिंग
तैयार था। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उसी दिन एक स्टेटमेंट आया कि हमारे लिए सब दरवाजे खुले। इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? इससे पहले आपको पता था कि कुछ होने वाला है? मुझे पैसा करेंगे ऐसा पता ही नहीं था तो मैं कि डायरेक्ट कांग्रेस के साथ और शरद पवार जी के साथ जाएंगे। आज अगर शिवसेना ये कहती है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो कहती है कि आपके बेटे के बारे में, और बहुत पर्सनल अटैक किया उन्होंने, कहा आपके बेटे के सिर पर दीवार का डायलॉग है कि उसके सर पर नाम लिखा होना चाहिए, मेरा बाप गद्दार है। क्या जवाब देंगे आज उनको? ये तो मैं बताऊंगा, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, पर्सनल बातों पर मैं जाता नहीं। लेकिन जो तरीके से वो आरोप लगा रहे, मुझ पर लगा रहे दिन रात, मोदी जी पर लगा रहे दिन रात, ये उनका बैलेंस गया है। वो उनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया है। और मैं तो ये कहूँगा, दुनिया कहती है, इसलिए दुनिया, यहाँ के पूरे शिव सैनिक हमारे साथ जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि 2019 में उन्होंने जो लोगों के साथ विश्वासघात किया है, तो सबसे बड़ा विश्वासघात जनता के साथ और पूरे शिव सैनिकों के साथ बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है। तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि महागद्दार लिखना चाहिए, महागद्दार ऐसा लिखना चाहिए। मैं कभी ये बोला नहीं, लेकिन उनकी भाषा जो है इतनी निचले स्तर पर जा रही है कि उनका पूरी तरह संतुलन खो चुके हैं। उनको पता है अब हम हारने वाले, क्योंकि हम लोग काम करने वाले। और एकनाथ शिंदे ने अपने जीवन में आज तक के किसी के बारे में राजकीय जो है पॉलिटिकल बातें होती है, जो भी पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सनल लेवल पे मेरे बेटे के बारे में कहना, ये तो उनको जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे ये भी कहते हैं कि आप गए थे उद्धव ठाकरे जी के पास और आप सामने बैठकर रोए थे उस वक्त 2022 में कि आपके गोडाउन में पैसे मिले हैं तो या तो बीजेपी ज्वाइन करो या जेल जाओ। ऐसा कुछ हुआ था? रोने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद जी का चेला है। ये ऐसे रोने वाली बात तो कई बार उन्होंने की है। ये रोने वाला नहीं, ये निर्णय लेने वाला एकनाथ शिंदे। अब क्या क्या बोलेंगे वो और क्या क्या बोलेंगे, मैं जब बोलूंगा तो उनको बोलने का मुंह भी नहीं रहेगा। आज पैसे की बात करते हैं। आज राज ठाकरे जी ने कहा है खोखे तो इनको पुरते नहीं, इनको तो कंटेनर चाहिए। तो मुझसे बहुत करीब से जानते हैं उनको। तो बिना पैसे के उनको नींद नहीं आती है, सोते उठते जागते पैसा पैसा पैसा, ये सब जानते। वो लेना जानते, देना नहीं जानते, तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। और एकनाथ शिंदे को भी जानते हैं। एकनाथ शिंदे का इतने साल का जो काम है उसको जानते हैं। मैं हर जो मेरे पास आता है, जिसको जरूरतमंद है, उसको मैं कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। इतना ही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मेरे सामने आया हुआ खाली हाथ न जाए। लेकिन वहां तो बटोरने का काम है, सिर्फ बटोरने का काम। और कहाँ आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आपकी सरकार बटोर रही है, आप उन पर इल्जाम लगाते हैं। अब तक 2 साल होने वाले हैं, अगर आपको एक भी आरोप, कंटेनर वाली बात आज तक आपने लोगों के सामने विद एविडेंस क्यों नहीं रखी? अभी देखो, जब वो स्तर छोड़ेंगे, जब निचले स्तर पे जाएंगे, लोग ही बोलेंगे। हमको बोलने का जरूरत नहीं, लोग जानते हैं उनको, उनकी फितरत को जानते हैं। यूज एंड थ्रो हमारे कार्यकर्ता जानते हैं उनको, हमारे नेता जानते हैं। वो उनको इनसिक्योरिटी है, मास लीडर नहीं चलता उनको। तो बाला साहब ठाकरे जी कार्यकर्ताओं को बड़ा करते थे, उनकी ताकत बढ़ाते थे, उनके पीछे संकट समय में खड़े रहते थे। ये संकट समय में हाथ ऊपर करते हैं, ये फर्क है। और इसलिए उनको छोड़ के बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली पार्टी, जो हमारी धनुष्यबाण वाली पार्टी और असली शिवसेना के पास लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे? 50 विधायक क्यों आ रहे? 13 सांसद क्यों आए? हजारों लाखों शिव सैनिक क्यों आए? जिला परिषद पार्षद क्यों आए?
आप जमीन से जुड़े हुए हैं इसलिए? मैं जमीन का कार्यकर्ता हूँ, आज भी मैं जमीन से जुड़ा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं नेता कभी नहीं मेरे दिमाग में जाएगा। हवा जो उनकी हवा जा चुकी है, इसलिए ऐसे बातें हो रही है। आपने कहा उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। आप ऑटो चलाते थे, वहां से यहां तक का सफर, कभी आपको उन्होंने नीचा दिखाया, कभी आपको एहसास कराया, कभी ऐसा फील कराया कि नहीं आप हमारे बराबर के नहीं? वो तो सबको नौकर समझते थे, खुद मालिक और बाकी सब नौकर। बाला साहब ठाकरे जी सबको सहयोगी कहते थे। मराठी में कहते हैं कि सहकारी को सवंगड़ी कहते थे। अपने साथी लोग, ये अपने साथी को घरगड़ी कहते हैं, घर में काम करने वाले नौकर, ऐसी उनकी सोच है। तो ये फर्क है कि नौकर और मालिक। हमारे यहाँ वैसा नहीं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, एज अ टीम हम काम कर रहे हैं। ये फर्क है। बाला साहब ठाकरे जी भी ऐसे करते थे, तो उनकी विचारधारा को छोड़ने के बाद अब क्या उनसे अपेक्षा करेंगे। सावरकर जी का अपमान खुलेआम करते थे, ये चुपचाप बैठते थे। आज 370 पे बोलते कुछ, राम मंदिर बन गया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। 370 बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। खुशियां मनाई, क्यों कांग्रेस को नाराज हो जाएगी? ये काय का सब विचार, कुर्सी के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। उनको 5 साल बैठना था कुर्सी पे। लेकिन आज भी जब लोग बात करते हैं महायुति और महाविकास आघाड़ी, एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी है, दूसरी तरफ आप हैं, बीजेपी है, अजीत पवार जी की पार्टी है। लोग कहते हैं असली शिवसेना सिंपथी वोट उद्धव ठाकरे को जाएगा क्योंकि बाहर रह गए। क्या जवाब है? सत्ता से बाहर आपने छोड़ दिया, सिंबल भी ले लिया, सत्ता से बाहर रह गए। सत्ता क्यों छीननी थी? सत्ता क्यों पानी थी? क्या चाहिए? क्या है सत्ता में? आपको पानी थी? क्या है? हमको बिल्कुल नहीं सत्ता पानी थी। हमने तो सत्ता छोड़ दी, हमें नहीं पता था क्या होने वाला है। हमने जब विधायक लोगों का जब वहां पर अपमान हो रहा था, विधायक लोग चिंता में थे कि अगला चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या विकास प्रकल्प के लिए निधि ले जाएंगे। और जब शिवसैनिकों को इनके रहते हुए जेल में जाना पड़ता था, मौका की कार्रवाई करनी पड़ती थी, तड़ी पार होना पड़ता था, तो क्या है ये कांग्रेस के साथ रहकर ये पूरी तरह शिवसेना के ऊपर, शिव सैनिकों के ऊपर होने वाला अन्याय चुपचाप देखते थे। तो क्या करें हम? वैसे देखते रहे? क्या शिवसेना हम बचाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है? ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। हम लोग उनके विचार से शिवसेना में आए। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लोग पूरे जीवन में शिवसेना को जीवन अर्पित कर दिया है, घर छोड़ छाड़ के। पहले पूरा सिर्फ शिवसेना। उनको तो क्या मेहनत करनी पड़ी है? वो तो फोटोग्राफी कर रहे थे, आए बैठ गए तो अच्छी तरह से चलाओ सरकार, लेकिन वो भी नहीं चला पाए। मंत्रालय में 2 बार गए, कोविड में घर बैठे, फेसबुक लाइव करके सरकार चलती है। लोगों में जाना पड़ता है, लोगों को दुखड़ा सुनना पड़ता है, फेस टू फेस मिलना पड़ता है। किसानों को जब संकट आता है तो किसानों के खेत में जाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी चलता है सरकार। आज लोग को पता है काम करने वाले कौन और काम घर में बैठने वाले कौन। सिर्फ टीका टिप्पणी, सिर्फ उठते बैठते एक नाशन, उठते बैठते सोते एक नाशन। क्या किसान का बेटा मुख्यमंत्री हुआ, ये क्या मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री होना गुनाह है? उनको अभी तक वो विचार से बाहर नहीं आए। मुख्यमंत्री बदल चुका है, वो उनको अभी तक हजम नहीं हो रहा है। पहले शिवसेना बीजेपी दोनों महाराष्ट्र में बराबर के पार्टनर्स थे। आज बीजेपी के पास 28-29 सीट है, आपके पास 15 लोकसभा चुनाव में। जूनियर पार्टनर हो गए। देखिए, इसमें जूनियर और सीनियर की बात नहीं। हमारा मकसद है कि इस देश में फिर एक बार मोदी सरकार लाना, क्योंकि ये देश की जरूरत है। मोदी साहब हमारे गठबंधन के प्रमुख है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आज देश को दुनिया के सामने जो सम्मान मिल रहा है, आज देश
भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। पहले ऐसा नहीं था। आज अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें लाया, 3रे पे ला रहे। आज ये लोग तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे। पहले 2014 के पहले हमारे सैनिक जो है सीमा पर लड़ रहे हैं, हमारे सीमाओं का रक्षण करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के उनके सर कटवा के पाकिस्तान ले जाते थे। इतनी हिम्मत जुर्रत करते थे। आज है ये हिम्मत? लाल किले में, लाल चौक में तिरंगा फैलाने की हिम्मत थी? आज लाल चौक में तिरंगा भी फहराता है और गणपति भी बिठाते। आज पुलवामा का जो बदला सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी ने लिया, थी हिम्मत? तो ऐसा मजबूत कि वही तो वडेट्टीवार और कांग्रेस पाकिस्तान की बोली बोलने लग गए। हेमंत करकरे जो शहीद हुए, कामटे, साळसकर, होमड़े, वो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या इनको कसाब की गोली लगी या नहीं लगी? ये क्या है? ये शहादत का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। तुकाराम होमड़े ने तो कसाब की पूरी गोलियां पेट में खा ली, फिर भी कसाब को नहीं छोड़ा। क्या उनका अपमान नहीं है? पाकिस्तान भी बोल रहा था कि कसाब हमारा नहीं है, आके उसको मान्य करना पड़ा, कसाब उनका नागरिक है। तो ये पाकिस्तान की बोली ये लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि कांग्रेस एक का जमाना था जब पाकिस्तान का मैच नहीं होने देते थे महाराष्ट्र में शिव सैनिक। और पाकिस्तान, मैं कहूँ पाकिस्तान का, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। आज फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? बोले पाकिस्तानी चूड़िया पहनी है क्या? पाकिस्तान के पास अणुबॉम्ब है। अरे रहते आप इधर देश का खाते हो नमक और गुणगान पाकिस्तान का करते हो, और उनके साथ में बैठते हैं हिंदुत्व के विचारधारा वाले, बोलते हैं हम हिंदुत्व वाले। जो पाकिस्तान के गुणगान गाता है, पाकिस्तान की बोली बोलता है, उनके साथ में बैठते हो। कैसे बाला साहब ठाकरे लेकिन जी लोग आपसे आपका जब रिकॉर्ड मांगेंगे 2 साल में क्या हुआ, तो किसान का सुसाइड अब भी जारी है, विदर्भा में प्रॉब्लम्स तो हैं अभी भी, और गरीब ऐसा नहीं है कि एकदम अमीर हो गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे तो अब भी हैं। लेकिन 2 साल में हमने जितना किया है उस मुद्दे को देखो। 2 साल के अंदर ये किसानों को सालाना 6,000 रुपया देने का काम किसने किया? जो मोदी जी दे रहे आज 6,000, उसमें हमने 6,000 डाला। कब तो अभी तक हुआ था? क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी तक गवर्नमेंट किसान भर रहा था, अभी हम भर रहे। 1 रुपया सिर्फ किसान को देना पड़ता है। किसान के मुआवजे को लेकर हमने सभी नियम कानून बदल दिए। 15,000 करोड़ रुपया ये जो बेमौसम बारिशात होती है उसमें दिया है। 35,000 करोड़ उनकी योजनाओं को दिया है। महिलाओं के लिए लखपति, लेक लाड़की लखपति जो है, जैसे लखपति दीदी और ड्रोन दीदी मोदी जी ने किया है, वैसे हमने यहाँ किया है। महिलाओं का बचत गट के लिए हमने सक्षम किया है। युवाओं को स्टार्टअप है, स्किल डेवलपमेंट है, हजारों लोगों को काम मिल रहा है। गढ़चिरौली जैसे इलाकों में 10-10, 20-20 हजार लोगों को काम मिले। वो नहीं देखोगे आप। 48 में से पिछली बार 42 सीटें आई थी एनडीए को, इस बार कितनी आएंगी? पिछले सीटों से ज्यादा। बोलने की बात है। देखिए 4 तारीख को 15 सीटें आप लड़ रहे हैं, लोग काम को वोट देंगे या घर में बैठने वालों को देंगे? लेकिन मैथमेटिक्स भी तो होता है। अगर शरद पवार दूसरी तरफ हैं, अगर उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ हैं, अगर कांग्रेस दूसरी तरफ है, तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं वोट तो काटेगी। लोग वोट को काम देते हैं ना, तवज्जो तो वोट को काम को देते हैं ना। इन्होंने तो सब काम ठप कर दिए थे, हमने तो शुरू किए। आप अजीत पवार के साथ आज महाराष्ट्र में आप अजीत पवार के साथ कंफर्टेबल? वो भी काम करने वाला कार्यकर्ता है। हम लोग तीनों भी काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। मैं सुबह 4 बजे तक करता हूँ। आज सुबह मैं 4:30 बजे आया हूँ। वो सुबह जल्दी काम शुरू करते, देवेंद्र जी दिन भर करते। तो लोग काम करने वालों को देंगे वोट, क्या काम को रोकने वालों को, काम को बंद करने वालों को, सिर्फ और सिर्फ आरोप गाली गलौज करने वालों को लोग? महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, महाराष्ट्र की एक अलग कल्चर है
कि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं पसंद करते लोगों को। आपके गुट के 15 सीटें हैं, कितनी आएंगी? 7%। 7% कभी किसी को नहीं आता है। देखिए 4 तारीख को। और पूरी एनडीए को? मैं बताया ना, पिछले साल से, पिछले बार से ज्यादा आएगी। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब आपके साथ अलायंस हो गई अभी थी, पवार साहब ने एक स्टेटमेंट किया है, आपने उसके बारे में नहीं पूछा है, कि अभी हाल में कि प्रादेशिक पार्टी को कांग्रेस में विलीन होना चाहिए। क्यों किया है? वो सोच समझ के बोलते हैं। जब कोई प्रादेशिक पार्टी कमजोर होती है, जब उसकी ताकत कम होती है, तो बड़े पार्टी के अंदर वो जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने हर पार्टी उनकी कमजोर और जो बाकी भी उनके साथी है वो कमजोर हुए, ये एक तरह से तो एनडीए भी एक तरह से कबूल किया है। ले लेगी एनडीए की उनको तो कांग्रेस में जाना है, एनडीए को उनको आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर अजीत पवार का आवश्यकता था तो उनको भी लिया ना। क्या अजीत पवार क्यों आए? क्योंकि उस पार्टी में भी परिवारवाद हुआ। परिवारवाद जब होता है तो अजीत पवार कितना उसके पास उसने काम नहीं किया है? उन्होंने इतने साल काम किया है, सरकार में रहे, क्या उनको तजुर्बा नहीं है? उन्होंने तो कहा है, परिवारवाद तो आपके साथ है। उन्होंने कहा था कि मैं अगर पवार साहब का बेटा होता तो मुझे मौका मिलता। भतीजा हूं इसलिए नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा है ना। लेकिन जब एनडीए और मोदी जी कहते हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो आप और आपका बेटा दोनों पार्टी में बड़े स्तर पर हैं। आपका बेटा लोकसभा का चुनाव, आप चीफ मिनिस्टर, तो परिवारवाद तो ये भी है। देखिए, मेरिट में जो भी कार्यकर्ता आगे आएगा उसको मौका मिलेगा। हमारी पार्टी में बेटा होने के नाते बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पहली बार 2014 में डोंबिवली कल्याण लोकसभा से एक पढ़े लिखे चेहरे की आवश्यकता थी, एक युवा की आवश्यकता थी। पहली बार वो तो डॉक्टर, उसका ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो लास्ट ईयर उसका बैलेंस था, उसको तो हमने जबरदस्त बोले खड़े हो जाओ, तुम्हारी जरूरत है इधर। उसको तो उसका तो पेशा वो अलग था, हेल्थ में काम कर रहा था वो, लेकिन वहां पर 5 साल में उसने काम करके दिखाया। पहले एकनाथ शिंदे का बेटा बोलकर उसने शुरुआत में उसकी पहचान थी, आज खुद की आइडेंटिटी बनाई है काम के माध्यम से। तो ऐसे जो लोग काम के माध्यम से आगे आएंगे उसको कैसे करेंगे? लेकिन सिर्फ बेटा है, वारिस है, इसके वजह से अगर लोग आगे आने जाएंगे तो अजीत दादा जैसा जो है कार्यकर्ता तो आवाज तो करेगा ही। मराठा रिजर्वेशंस, आपको लगता है इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? मराठा रिजर्वेशन की जो बात है, मराठा समाज और मराठा जो समाज के नौजवान हैं उनको मैं हमेशा अपील करता हूँ कि थोड़ा हम इस पूरे बात को समझ ले तो असलियत पता चलेगी। जब मराठा समाज देने का मौका जिनके हाथ में था उन्होंने कभी नहीं दिया रिजर्वेशन। कई बार सरकार में थे, उन्होंने नहीं दिया, मराठा समाज को वही का वही रखा। हम तो बड़े बड़े हो गए लेकिन उनको वंचित रखा। जब देवेंद्र जी और हमारी सरकार आई तब पहली बार मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया। हाईकोर्ट में भी प्रोटेक्ट हो गया, हाईकोर्ट में भी हमने उसको टिकाया, और सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार बदल गई, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट हुआ तब से हम काम किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, एक्सटेंसिव और डिटेल सर्वे किया, 2-2, 3-3 लाख लोग जिले में काम पे लगा दिए। आज मराठा समाज एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस जो है वो सिद्ध करने की बात कोर्ट ने कही थी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमटेंस और एक्सेप्शनल सरकमटेंस में इसको हम दे सकते, ऐसा कोर्ट ने लिखा था। तो उसका इस्तेमाल हमने किया, पूरी तरह कानून में बिठाकर
नियम में बिठाकर, मैंने तो जाहिर कहा था मराठा समाज को आरक्षण हम देंगे, ओबीसी और अन्य समाज को उनका कम नहीं करते हुए जाहिर कहा। तो हमने वचन भी निभाया, विशेष सत्र बुलाया, 10% मराठा आरक्षण दिया। अब जिन्होंने नहीं दिया उनको नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा, तो अभी कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी उनको स्टे नहीं दिया है। अभी मराठा समाज का आरक्षण 10% लागू है। और मराठवाड़ा में जो ओबीसी जो प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र है, वो नहीं मिलता था। कानून था, नियम था, लेकिन हमने जस्टिस शिंदे कमेटी गठित की, आज कुणबी प्रमाण पत्र भी मिल रहे हैं। तो ये समझने की और सोचने की बात है। एकनाथ शिंदे जी, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करूंगी और रैपिड फायर में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्या चॉइस है आपका? एक तरफ देशभक्ति है, विकास है, और दूसरी तरफ देश के खिलाफ बयानबाजी करना, देशद्रोह कहूं मैं। और देशद्रोही मानते हैं आप राहुल गांधी को? अगर देश के खिलाफ बयानबाजी जो करते हैं, विदेश में जाकर पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, तो क्या हो सकता है? एंटी डेवलपमेंट। राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वही तो, खुद को उनको विश्वास नहीं है कि मैं कहां से जीतूंगा। या तो पूरा विश्वास है, या तो पूरी तरह एक नेता है, नियत है, निर्णय लेने की क्षमता है, नीति है। वहां क्या है? वहां कांग्रेस के जमाने में आपने देखा है, 2014 से पहले रोज पेपर में आता था, ये करप्शन, वो करप्शन, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाले। और 2014 के बाद फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं या एनडीए के लीडर्स को रिस्पेक्ट देने वाले नेता? वो तो डिक्टेटर कौन बोलता है इनको, ये तो विपक्ष वाले उनको बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री एक जनसेवक है, एक जनता के सेवक के प्रति काम कर रहे हैं। एनडीए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, उनका देश के प्रति कोई भी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। देश की सुरक्षा हो या देश की उन्नति हो, कभी भी नहीं। बेटर ये उनका बड़प्पन है, इसीलिए हम उनको चाहते हैं और उनके ऊपर प्रेम करते हैं। बेटर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार? देवेंद्र जी को तो उनको तजुर्बा रहा है डिप्टी सीएम का, अजीत दादा भी डिप्टी सीएम रहे, तजुर्बे वाले लोग हैं हम सब। बेटर कौन है? एक चुनना है ना, एग्जाम पेपर में एक चॉइस करना होता है। देखिए, ऐसा आप जो दोनों भी इस राज्य को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, एक चुनना है। मैं तो कहूंगा दोनों अभी साथ में है मेरे। एकनाथ शिंदे 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी तो फिलहाल हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, पार्लियामेंट चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, इसमें ज्यादा सीटें हम जीतेंगे विकास के बलबूते पे, और प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, ये हमारा सबका लक्ष्य है। बाकी अभी कोई लक्ष्य नहीं है, ये चुनाव के बाद हम असेंबली चुनाव की तैयारी। बिल्कुल। और 400 पार होगा? 100%। आपको क्यों डाउट लगता है? ये विपक्ष वाले ने जो परसेप्शन फैलाया है, तो अगर उनका परसेप्शन स्ट्रांग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में परसेप्शन की कमी है। वो तो मान्य करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, कबूल करते हैं, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। उनका ऐसा मानना था हर साल एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये क्या कारपोरेशन है, क्या जिला परिषद है? यहाँ पर मजबूत नेता है। अभी भारत मजबूर नहीं है, मजबूत भारत है। और मजबूत प्रधानमंत्री इस भारत को नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले हैं। आज उद्धव ठाकरे को कुछ कहना चाहेंगे? मैं काम करते रहता हूँ, वो गालियां बकते रहते हैं, लोग सोचेंगे, निर्णय जनता करेगी, जनता निर्णय लेगी। एकनाथ शिंदे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगी, क्योंकि 4 जून को कौन कहां है ये पता चलेगा और जनता अपना जजमेंट देगी।
धन्यवाद।